गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, BSc सेकेंड ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे किसकी? खनिज संसाधन की। इंग्लिश में हम बोलते हैं मिनरल रिसोर्सेज। ठीक है, देखिए खनिज होते क्या हैं? वे प्राकृतिक पदार्थ जो भूगर्भ से खनन क्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। क्या कहेंगे? खनिज। खनिज वे प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो खनन क्रिया द्वारा क्या निकाले जाते हैं? खनन क्रिया करके भूगर्भ से जो खनन क्रिया करके क्या किया जाते हैं? बाहर निकाले जाते हैं। क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे कि खनिज वे संसाधन हैं जो भूगर्भ से प्राकृतिक भूखनन से खनन क्रिया करके बाहर निकाले जाते हैं। क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे। आगे हम बात करेंगे खनिजों के प्रकार कितने होते हैं, सारी बात करेंगे। जो खनिज होते हैं मुख्यतः प्राकृतिक तथा रासायनिक जो पदार्थ होते हैं उसके संयोग से निर्मित होते हैं। जो खनिज होते हैं प्राकृतिक तथा रासायनिक पदार्थों के संयोग से निर्मित होते हैं। इसका जो निर्माण है अजैव प्रक्रिया द्वारा होता है। जैविक जिनमें जीवन क्रिया चलती है, अजैव जिनमें जीवन क्रिया नहीं चलती है। इन पदार्थों का जो निर्माण है वो किससे होता है? अजैव क्रियाओं से इसका निर्माण होता है। खनिजों में अगर हम बात करें किसकी? मुख्य रूप से धात्विक खनिज मुख्य रूप से धातु के मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं। खनिजों में अगर हम बात करें मुख्यतः धात्विक खनिज कौन से होते हैं? धात्विक खनिज वो होते हैं जिसमें धातु का अंश पाया जाता है, या धातुओं में किसमें पाए जाते हैं? धातुओं के मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं। धातु युक्त जो खनिज होते हैं वो अलग अलग अनुपात में एक पिंड के रूप में पाए जाते हैं। धातु युक्त खनिजों में धातुएं अलग अलग अनुपात में पिंड के रूप में तथा विभिन्न अनुपातों में मिश्रित रूप में पाई जाती हैं। जैसे लोहे अयस्क है, उसके साथ अन्य धातुएं भी पाई जाती हैं। ठीक है, तांबा है, उसके साथ अन्य धातुएं पाई जाती हैं। जब उसको पिघलाया जाता है तो उसमें जितने भी हमारे अलग अलग पदार्थ होते हैं उन सबको अलग कर लिया जाता है। कह सकते हैं कि कोई भी जो हमें धातु है स्वतंत्र रूप में हमें प्राप्त नहीं होती है। जितने भी धातु हैं हमें मिश्रित रूप में एक पिंड के रूप में हमें प्राप्त होती हैं। खनिजों में धातुओं की मात्रा के आधार पर इनका दोहन किया जाता है। खनिजों में इनकी मात्रा के आधार पर क्या किया जाता है? इनका दोहन किया जाता है। अगर किसी वस्तु में धातु की मात्रा कम होती है तो उस पर अत्यधिक व्यय लगता है। अगर उसमें धातु का अंश अधिक होता है तो हम कह सकते हैं आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो कम खर्च में भी हम उस धातु को आसानी से क्या कर लेते हैं? खनन कर लेते हैं। कम धातु संपन्न जो खनिज है उनके दोहन कार्य अत्यधिक परिश्रम भी लगता है और उसमें अत्यधिक खर्चीला भी लगता है। अगर हम किसी वस्तु का खनन कर रहे हैं और पता चले उसमें धातु के अंश की बहुत कम मात्रा है तो उस पर अत्यधिक परिश्रम भी हमें करना पड़ता है और अत्यधिक खर्चा भी हमें करना पड़ता है। अधिकांश जो खनिज हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग से हमें प्राप्त होते हैं। जितने भी खनिज होते हैं अधिकांशतः हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग से भूगर्भ से निकाले जाते हैं, इनका दोहन पृथ्वी पर जहाँ पर खनिज पाए जाते हैं उस स्थान विशेष में खान खोदकर हम क्या करते हैं? उन खनिजों का दोहन करते हैं। पहले तो हम उस खनिज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि इस क्षेत्र में यह खनिज उपलब्ध है या नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं? भूगर्भ से उस खनन क्रिया द्वारा उस खनिज को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। खनिजों का उत्पादन जिस स्थान विशेष पर किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? खान। जिस क्षेत्र विशेष से क्या किया जाता है? किसी खनिज का खनन किया जाता है उसको हम बोलते हैं खान। कोयले की खान, लोहे की खान, मैग्नीज की खान। इस क्षेत्र से, पर्टिकुलर क्षेत्र से, स्थान विशेष से जिस क्षेत्र का खनन किया जाता है, जिस खनिज का उत्पादन किया जाता है उसको हम बोलते हैं खान। अब बात आती है कि जो हमारे खनिज संसाधन हैं उनकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं। जो हमारे खनिज संसाधन हैं उनकी कुछ विशेषताएं भी पाई जाती हैं। जो खनिज संसाधन हैं वो पर्टिकुलर एक क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं। आप ये चाहो कि यहाँ सोना भी मिल जाए, लोहा भी मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। क्षेत्र विशेष में उन पाए जाते हैं, मिश्रित रूप में पाए जाते हैं। और एक भट्टी होती है, भट्टी का नाम क्या है? बेसेमर भट्टी है। उसके जब से उसका आविष्कार हुआ है एक चीज़ आसान हो गई है कि जितने भी हमारे खनिज संसाधन हैं हम उनको आसानी से अलग अलग कर सकते हैं। तो ये खनिजों की विशेषता है कि जो खनिज हैं वो केवल निश्चित स्थानों पर ही हमें उपलब्ध होते हैं। हर जगह हमें खनिज उपलब्ध नहीं होते हैं। कुछ निश्चित जो स्थान होते हैं वहाँ से हमें खनिजों की प्राप्ति होती है। दूसरा हम कह सकते हैं ये जो खनिज होते हैं बिखरे हुए क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अन्य प्राकृतिक संसाधनों की अपेक्षा
अगर खनिज कुछ निश्चित स्थान विशेष पर ही पाए जाते हैं और एक साथ इकट्ठे रूप में न पाकर बिखरे हुए रूप में हमें यह पाए जाते हैं। और जितने भी अधिकतर जो खनिज होते हैं भूगर्भ से ही निकाले जाते हैं और इसमें जो सर्वेक्षण के द्वारा खनिज पदार्थों का सर्वेक्षण के द्वारा पता लगाया जाता है और उसके बाद भूगर्भ से उनको बाहर निकाला जाता है। भूगर्भ में स्थित खनिज जो पदार्थ होते हैं निश्चित मात्रा में ही पाए जाते हैं। एक बार अगर हम उनको बाहर निकाल लें तो उस अनुपात में हमेशा के लिए वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। कारण क्या है, क्योंकि उनको बनने में करोड़ों वर्षों समय लगता है। एक बार अगर हम उनका उपयोग कर लेते हैं तो भूगर्भ से निकलने वाले खनिजों का दोबारा नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि उनको बनने में जब करोड़ों वर्षों का समय लगता है, तो एक बार जब हम खान से किसी खनिज का उत्पादन कर लेंगे तो उसको बनने में करोड़ समय लगता है, तो उस अनुपात में वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं और उनका दोबारा नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। नवीनीकरण देखिए हम पेड़ पौधों का कर सकते हैं, पेड़ खत्म हो गए, वन खत्म हो गए, हमने वनों को वापस से लगा दिया, उनका नवीनीकरण किया जा सकता है, लेकिन खनिज संसाधनों का नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। खनिजों से जो निर्मित वस्तुएं होती हैं मजबूत होती हैं, टिकाऊ होती हैं। एक बार निर्मित होने के बाद, एक बार बनाने के बाद लंबे समय तक उनकी उपयोगिता बनी रहती है। एक बार बनाने के बाद लंबे समय तक उनकी उपयोगिता बनी रहती है। खनिजों का लगातार दोहन होते रहने से जो खानें होती हैं हमारी, वो खान क्या हो जाती हैं, गहरी हो जाती हैं। किसी भी खनिज का हम लगातार दोहन करते हैं तो जो हमारी जो खान है वो क्या हो जाती हैं, गहरी हो जाती हैं। और जब खान गहरी हो जाती है तो उस खनन को निकालना, उस खनिज को निकालने के साथ साथ वह कार्य अत्यधिक खर्चीला भी हो जाता है। या तो आप आधुनिक टेक्निक का प्रयोग करें, अगर आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करते हैं तो उन खानों से उस खनिज को निकालना अत्यधिक खर्चीला होता जाता है। कई बार आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा, कोयला की खान थी, आग लग गई, या इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं, या ऊपर से खान ढह गई तो मजदूर दब गए। तो इस प्रकार की स्थिति तब होती है जब जो खान होती है उसकी गहराई अत्यधिक बढ़ जाती है और हम बिना किसी सेफ्टी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसमें उत्खनन करते रहते हैं। तो खान की जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है तो उससे उस वस्तु का उत्पादन करना उतना ही खर्चीला पड़ता है। लास्ट बात करते हैं, खनिजों का जो उत्पादन है उसके उपयोग तथा बाजार में उसकी मांग कम या अधिक है उसके अनुसार भी घटता बढ़ता रहता है। कि कौन सी वस्तु उसकी मांग कितनी है उसके अनुसार भी उसका उत्पादन घटता बढ़ता रहता है। अगर किसी वस्तु की मांग अधिक रहती है तो आप सभी जानते हैं उसका उत्पादन उतना ही अधिक होता है, लेकिन अगर किसी वस्तु की मांग कम है तो उसका उत्पादन भी क्या हो जाता है, उसकी मांग भी कम हो जाती है। अब हम बात करेंगे किसकी, खनिजों के प्रकार की। देखिए खनिजों के जो प्रकार हैं 3 प्रकार के होते हैं, धात्विक, अधात्विक और तीसरा है खनिज ईंधन। धात्विक, अधात्विक और तीसरा है खनिज ईंधन। 1 2 3। फर्स्ट में बात करते हैं, अब तक उपयोग किए जाने वाले खनिजों की अगर हम बात करें, खनिजों की संख्या लगभग 1600 है, 1600 है, लेकिन इनमें से केवल 200 खनिजों का ही हम व्यापारिक रूप से क्या करते हैं या औद्योगिक रूप में हम उनका प्रयोग करते हैं। केवल जो 200 खनिज हैं उनका ही हम व्यापारिक या औद्योगिक रूप में हम क्या करते हैं, उनका उपयोग करते हैं। और यही कारण है कि इन खनिजों को हमने कितने भागों में बांटा, 3 भागों में, धात्विक, अधात्विक और खनिज ईंधन। धात्विक खनिज वे होते हैं जिनमें क्या पाई जाती है, धातु का अंश पाया जाता है। धात्विक खनिज वे होते हैं जिसमें धातु का अंश पाया जाता है, जैसे लोहा है, तांबा है, जस्ता है, सीसा है, टिन है और रत्न मणि है। ये सब क्या है, कोबाल्ट है, एल्यूमिनियम है, ये सब धात्विक खनिज हैं जिसमें किसी भी धातु का अंश पाया जाता है। कौन से खनिज, धात्विक खनिज। सही है। अधात्विक खनिज जिसमें किसी भी प्रकार की धातु का अंश नहीं पाया जाता है। कौन से खनिज, अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज की बात करें, अभ्रक है, नमक है, उर्वरक है, खनिज है, रत्न है, मणि है। ये सब क्या है, अधात्विक खनिज, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार की धातु नहीं पाई जाती है। तीसरी बात करें, खनिज ईंधन। ऐसे खनिज जिनका हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, वो सब क्या है, खनिज ईंधन। वो सब क्या है, यूरेनियम और
थोरियम को भी खनिज ईंधन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। सही है। तो ऐसे ईंधन, ऐसे खनिज जो ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं खनिज ईंधन कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ये हमने बात करी किसकी, खनिजों के प्रकार की। खनिजों के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, धात्विक, अधात्विक और तीसरा खनिज ईंधन। धात्विक जिसमें धातु पाई जाती है, अधात्विक जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता, और खनिज ईंधन जो ईंधन, ऐसा खनिज जो ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनके एग्जाम्पल बता चुकी हूँ मैं आपको। अब हम बात करेंगे आज लौह अयस्क की। किसकी बात करेंगे, लौह अयस्क की कि कितने प्रकार का होता है और संसार में उसके वितरण की बात करेंगे। लौह अयस्क, लिखने और बोलने की स्पीड सेम होनी चाहिए, नहीं तो ये की जगह से लिख देते हैं। लौह अयस्क, इसको हम क्या बोलते हैं, आयरन ओर बोलते हैं, IRON, आयरन ओर। देखिए क्या होता है, भूपटल की अगर हम बात करें, भूपटल के संगठन में लोहे का जो अंश होता है 5% पाया जाता है, लेकिन पृथ्वी की अगर हम टोटल की बात करें तो सर्वाधिक पाया जाता है 35%। इसका जो उपयोग है आपको पता है प्राचीन काल से चला आ रहा है, प्राग ऐतिहासिक काल से लोहे का प्रयोग चला आ रहा है। और कारण क्या है, वर्तमान समय में जो इसका उपयोग है निरंतर बढ़ता जा रहा है अपनी विविधता के कारण। छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु तक वस्तु का जो निर्माण किया जा रहा है लोहे से किया जा रहा है। और भारत की अगर हम बात करें, भारत तो प्राचीन समय से ही इतना अच्छा इसका उदाहरण है कि जो राजा होते थे एक दूसरे को तलवार भेंट करना, या दिल्ली का जो मेहरौली स्तंभ है उससे हम लगा सकते हैं कि भारत में प्राचीन समय से ही यह जो उद्योग था वह विकसित अवस्था में था। या हम कह सकते हैं कि लोह के कारण ही लौह इस्पात जो उद्योग था वह विकसित अवस्था में आया। तो कुल अगर हम इसके संगठन की बात करें, भूपटल के संगठन में जो लोहे का अंश होता है कितना होता है, मात्र 5% होता है। और वर्तमान में अगर हम लोहे अयस्क की बात करें तो छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु तक इससे का जो निर्माण करते हैं, बड़ी से बड़ी जो मशीनें होती हैं वो लोहे से ही निर्मित होती हैं। भूगर्भ से निकलने वाला जो लोहा होता है अशुद्ध होता है। अशुद्ध मतलब लोहे के साथ अन्य धातुएं भी हमें उसमें उपलब्ध होती हैं, जिसके कारण हम क्या बोलते हैं कि भूगर्भ से जो हमें लोहा मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो लोहा मिलता है किस रूप में मिलता है, अशुद्ध रूप में मिलता है। एक बेशेमर भट्ठी, इसका आविष्कार हुआ, भट्टी का आविष्कार हुआ। इस भट्टी का आविष्कार होने से जो धातुएं हैं उनको अलग करना आसान हो गया। इस भट्टी के आविष्कार से जो धातु हैं उनको अलग अलग करना आसान हो गया। अब हम बात करते हैं कि लोहा है अशुद्ध रूप में मिलता है, उसमें अन्य कौन कौन सी धातुएं मिली रहती हैं। सही है, उन सभी धातुओं को अलग कर लेंगे, शुद्ध रूप मिल जाएगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि लोहा जो हमें मिलता है वो अशुद्ध रूप में मिलता है। और लोहांश की मात्रा के अकॉर्डिंग हमने उसको अलग अलग प्रकारों में भी क्या किया है, हमने उसको विभाजित किया है। अब जो लोहा होता है उसमें एल्यूमिना, चूना, मैग्नीशिया, सेल खड़ी, गंधक, टाइटेनियम, आर्सेनिक, तांबा, फास्फोरस, इतनी चीज़ें लोहे के साथ मिली होती हैं। जो बेशेमर भट्टी होती है उसमें उसको डाला जाता है और सभी धातुओं को अलग अलग कर लिया जाता है। और इस भट्टी के आविष्कार से उन सभी धातुओं को अलग अलग करना क्या हो गया है, आसान हो गया है। अब हम बात करेंगे किसकी, एक बार वापस से बताती हूँ। लोहा शुद्ध रूप में मिलता है, भूपटल के संगठन में 5% जो अंश है, योगदान है वो लोहे का है। और छोटी से छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु तक जो निर्माण की जाती है लोहे से तैयार की जाती है। लोहा जो अशुद्ध रूप में मिल जाता है उसके साथ अन्य धातुएं जो मिलती हैं वो कौन कौन सी हैं, अशुद्ध रूप में पाया जाता है जिसमें एल्यूमिना, चूना, मैग्नीशियम, सेल खड़ी, गंधक, टाइटेनियम, आर्सेनिक, तांबा और फास्फोरस आदि जो अपद्रव्य हैं वो मिले रहते हैं। एक बेमेसर भट्टी है, इसका आविष्कार हुआ, उसके बाद इन सभी पदार्थों को अलग करना है वह कार्य आसान हो गया। अब हम बात करेंगे लौह अयस्क के प्रकार कि लौह अयस्क के कौन कौन से प्रकार हैं। फर्स्ट में बात करेंगे किसकी, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, इसको बोलते हैं Fe3O4,
Fe3 फेरियम और ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है, लोहांश की जो मात्रा होती है 70%। लोहांश मतलब लोहे का जो अंश होता है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम किस्म का लोहा माना जाता है, उसमें जो लोहे की मात्रा होती है, लोहांश की मात्रा होती है, कितने प्रतिशत होती है, 70% होती है। आप सभी जानते हैं लोहांश की मात्रा 70% है तो रंग कैसा होगा, काला। रंग कैसा होगा, काला। कौन सी चट्टानों में मिलता है, आग्नेय या कायांतरित शैलों की सिराओं में मिलता है। आग्नेय या कायांतरित शैलों की सिराओं में। शिराओं वैसे लिखा जाएगा, शैलों की शिराओं में यह मैग्नेटाइड लोहा मिलता है जिसमें लोहांश की मात्रा 70% पाई जाती है, रंग काला होता है। आग्नेय तथा कायांतरित प्रकार की जो शैलें होती हैं उसकी शिराएं होती हैं, उसमें यह पाया जाता है। जो मैग्नेटाइट जो लोहा अयस्क होता है, इसमें लोहे के साथ ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है उसके मिश्रण के कारण इसमें एक गुण पाया जाता है। कौन सा, चुंबकीय गुण। मैग्नेटाइट जो लोहा अयस्क होता है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा के ऑक्सीजन की मिश्रण के कारण इसमें एक गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है, चुंबक का गुण इसमें विद्यमान रहता है। और बात करते हैं इसके जो जमाव हैं उसको लोड स्टोन कहते हैं। इस प्रकार के जो जमाव होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, लोड स्टोन उसको कहा जाता है। स्वीडन और लाइबेरिया इन क्षेत्रों में उत्तम किस्म के मैग्नेटाइट जो लोह अयस्क है वह पाया जाता है। इसके जो जमाव है उसको लोड स्टोन के नाम से जाना जाता है। और यह जो लोह अयस्क होता है इसमें ऑक्सीजन का मिश्रण पाया जाता है जिसके कारण उसमें एक विशेष गुण पाया जाता है। कौन सा, चुंबक का गुण पाया जाता है। और लाइबेरिया आदि क्षेत्रों में इस प्रकार का जो मैग्नेटाइट जो लोहा है वह पाया जाता है। सेकंड हम बात करेंगे किसकी, हेमेटाइट। हेमेटाइट इससे कम मात्रा में क्या पाई जाती है, लोहांश की मात्रा कितनी पाई जाती है, 50 से 65%। 50 से 65% क्या पाई जाती है, लोहांश की मात्रा पाई जाती है। रंग कैसा होता है, लाल से भूरे रंग के समान। एक तो होता है लाल और दूसरा होता है भूरे रंग का, एक लाल और दूसरा भूरे रंग का। देखिए हेमेटाइट जितनी अधिक लोहांश की मात्रा होगी उतना रंग काला होगा। जैसे ही लोहांश की मात्रा कम होती जाएगी उसके रंग भी किस प्रकार के उसमें परिवर्तन आता जाएगा। हेमेटाइट जो लोहा उसमें 50 से 65% लोहांश की मात्रा पाई जाती है, लाल तथा भूरे रंग का पाया जाता है। सर्वाधिक भाग पर विस्तृत फैले होने के कारण तथा इसका जो परिष्करण है वह आसान है। परिष्करण मतलब इसको अलग अलग करना। परिष्करण आसान है जिसके कारण यह सर्वप्रमुख लोह अयस्क है। इसका जो परिष्करण है वह आसान है और हम कह सकते हैं कि विश्व के सर्वाधिक भागों पर यह लोहा पाया जाता है। कौन सी सेलें, अवसादी सेलें। कौन सी सेलों में पाया जाता है, अवसादी सेलों में हेमेटाइट किस्म का जो लोहा है वह पाया जाता है। दूसरा एक कारण और था इसका कि इसका जो परिष्करण है वो क्या है, आसान है। परिष्करण क्या है, आसान है, आसानी से एक दूसरी धातुओं से अलग हो जाता है जिसके कारण, और दूसरा सर्वाधिक जमाव इसके विषयों में पाए जाते हैं जिसके कारण यह जो लोह अयस्क है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोह अयस्क है। अब बात आती है कि पाया कहाँ जाता है। अवसादी सेलों में पाया जाता है सुपीरियर झील क्षेत्र की अगर हम बात करें, कनाडा की बात करें, ब्राज़ील की बात करें, रूस की बात करें और स्पेन की बात करें, उसमें हेमेटाइट के जमाव देखने को मिलते हैं। इन सभी क्षेत्रों में हेमेटाइट के जो जमाव हैं वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो तीसरा है हमारा, देखिए फर्स्ट में धातु की मात्रा लोहांश की मात्रा अधिक थी, दूसरे में और कम हो गई, तीसरे में और कम हो जाएगी, नाम है लिमोनाइट। तीसरा कौन सा है, लिमोनाइट, थर्ड नंबर का। बात करें लोहांश की मात्रा की 50% पाई जाती है। लोहांश की जो मात्रा है 50% पाई जाती है। धातु का रंग है हल्का पीलापन लिए होता है। लिमोनाइट लोह अयस्क में
लोहांश की मात्रा 50% पाई जाती है। अब देखिए लोहांश की मात्रा कम होगी तो कलर भी कैसा मिलेगा, हल्का पीलापन लिए हुए यह पाया जाता है। लोहा, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन तत्वों का मिश्रण इसमें पाया जाता है। यह जो लोहा अयस्क होता है इसमें लोहा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिश्रण इसमें पाया जाता है। अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है, इसको दलदली लोहा भी बोलते हैं। इसको दूसरा कौन सा बोलते हैं, दलदली लोहा। अन्य क्या नाम है इसका, इसको दलदली लोहे के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और लास्ट जो चौथा है हमारा नाम है सिडेराइट। सिडेराइट इसके अंतर्गत जो लोहांश की मात्रा होती है मात्र 20 से 30% पाई जाती है। आप समझ सकते हैं कि जब लोहांश की मात्रा अत्यधिक कम हो जाती है तो उसमें लोहे की मात्रा उतनी ही कम मात्रा में हमें प्राप्त होती है। जो सिडेराइट है उसमें 20 से 30% लोहांश की मात्रा पाई जाती है। निर्माण, इसका जो निर्माण है लोहे तथा कार्बन के मिश्रण से होता है। इसका जो निर्माण है, अब पूछा जाए कि जो सिडेराइट लोह अयस्क उसका निर्माण किसे होता है, तो कार्बन और लोह तथा कार्बन के मिश्रण से होता है। इसका जो रंग होता है धूसर राख के समान होता है, धूसर राख के समान होता है। सिडेराइट के जमाव अधिकांश जो हैं वो जुरेसिक काल के हैं। जितने भी हमारे इस सिडेराइड के जो जमाव है, लोह अयस्क के जो जमाव है कौन से काल के हैं, जुरेसिक काल के वो जमाव हैं। इस वर्ग का जो लोहा है वह लंकाशायर में, फ्रांस में, लग्जमबर्ग में पाया जाता है। कह सकते हैं कि निम्न कोटि का लोह अयस्क है, निम्न कोटि का लोह अयस्क है। ये हमने किसकी बात करी, लोह अयस्क के प्रकार की। संचित राशि की अगर हम बात करें, पृथ्वी के ऊपरी भाग पर भूपटल के निर्माण में 5% लोहा का अंश होता है, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी के निर्माण में लोहे का प्रथम स्थान है। 35% जो लोहा है पृथ्वी के निर्माण में सहायक है। उच्च धातु संपन्नता संचित लोहे के संचित भंडार 150 अरब मीट्रिक टन है, जिसका 25% जो भाग है पश्चिमी यूरोपीय तथा उत्तरी अमेरिका में, 25% रूस तथा पूर्वी यूरोपीय देशों में, 20% दक्षिणी अफ्रीकी देशों में और शेष जो 20% है वह दक्षिणी पूर्वी तथा पूर्वी एशिया के देशों में पाया जाता है। निम्न तथा मध्य कोटि के लोह अयस्क की अगर हम बात करें तो उसके लोह अयस्क के जो भंडार हैं 370 अरब मीट्रिक टन उसको मापा गया है। निम्न तथा उच्च कोटि के जो सम्मिलित भंडार है उन दोनों में ही भारत का स्थान मुख्य है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे लोह अयस्क का विश्व में उत्पादन। आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन सुनिए, लोह अयस्क के कितने प्रकार हैं, ठीक है, खनिजों को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, ईंधन खनिज में हम किसे शामिल करेंगे और अधात्विक खनिज कोई 2 एग्जाम्पल बताएंगे आप उसके, और सबसे अच्छा जो किस्म का लोहा होता है कौन सा होता है, और एक लास्ट क्वेश्चन और कि सबसे अधिक जो लोह अयस्क पाए जाता है कौन से लोह अयस्क के जमाव विश्व में सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, आज इन सभी क्वेश्चनों के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और टॉपिक रहेगा हमारा लोह अयस्क विश्व में उत्पादन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।